हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंटेड क्लासेस में। मैं अरुण तिवारी आज 11th पार्ट लेकर आ चुका हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जो आज हो सकता है ये लास्ट पार्ट होगा लेक्चर के हिसाब से। इसके बाद हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, तो वो अलग पार्ट होगा। अब आज इस वीडियो में हमें देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी लो रिएक्टिव रखते हैं, जैसे कि आज हमें देखना है मरकरी का और कॉपर का। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो होते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तो जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी नेटिव स्टेट में। तो इनका तो एक्सट्रैक्शन इतना प्रोसेस से नहीं हो रहा था, बस उसको क्या करते हैं डायरेक्ट रिफाइन कर देते हैं इन्वेस्टमेंट करके। सेकंड स्टेप इसमें जनरली नहीं करना है, अगर वो नेटिव स्टेट में है तो कुछ करना ही नहीं है सेकंड स्टेप। तो आज हमें करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी एंड कॉपर। ये 11वां वीडियो होने जा रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि चैप्टर कितना लंबा खींच चुका है, काफी मेहनत पड़ी है। तो अगर पसंद आया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मेहनत को फ्रूटफुल बनाइए। तो आज हमें देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी एंड कॉपर। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। तो जो लोअर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी और कॉपर, या तो ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में। अगर ये सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाएं तो इनको भी पहले ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे रोस्टिंग के थ्रू, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया। या फिर अगर ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएं तो सिंपली बस हीट करने से ही ये मेटल रूप में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लो रिएक्टिव होते हैं तो ऑक्सीजन काफ़ी आसानी से रिमूव हो जाता है, यानी रिडक्शन से सिंपली हीट करने से ही ये अलग हो जाते हैं। तो मरकरी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसकी ओर को क्या कहते हैं, सिनेबार। फार्मूला क्या होता है, HgS। यानी मरकरी जो है वो मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, और जब मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में है तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा, यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक रोस्टिंग प्रोसेस यूज होगा। यानी इसको सिंपली एयर से हीट कर देंगे, और जैसे ही हीट करेंगे ये क्या हो जाएगा, मरकरी में आसानी से चेंज हो जाएगा मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब जब मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, बताइए जल्दी, क्योंकि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि ऑक्साइड में चेंज होने के बाद क्या करेंगे, इसका रिडक्शन। लेकिन ये लो रिएक्टिव मेटल है, सिंपली बस इसको हीट कर देंगे। बैलेंस कर लीजिए इसको आप, 2 तो यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो 4 4 8, तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, ऐसे देखो 2 2 2 नहीं हुआ, नहीं हुआ। कैसे बैलेंस कर लें, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, अगर ये 2 हो गया तो ये 2 गुना 4 हुआ, ये 2 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे मरकरी 2 हो गया और यहाँ पे मरकरी 1 है, तो जैसे इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फर 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, अब सही हो गया। 3 2 जा 6, 2 और 2 2 जा 4, 2 6, 2 सल्फर 2 सल्फर, बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मरकरी ऑक्साइड को लेकर सिंपली हीट कर देते हैं, और जब हीट कर देते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन आसानी से सेपरेट हो जाता है। मतलब काफी सिंपल प्रोसेस हो जाता है, इसका एक्सट्रैक्शन हमें काफी आसानी से हो सकता है।
क्या करना है, बस यहाँ पे हीट करने का मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये इतनी आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं सिंपली बाय हीटिंग। सिंपली बाय हीटिंग क्या होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, यानी सिनेबार से मरकरी को कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं उसका प्रोसेस। फिर एक और जो मेटल बचा है इसमें लेस रिएक्टिव मेटल में, यानी कॉपर, उसका देख लें हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर दो फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर क्यूपराइट और एक कॉपर ग्लैंस के फॉर्म में, यानी एक कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है और एक कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। तो अगर कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाए तब तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले रोस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑक्साइड है तो सिंपली इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो Cu2S का अगर करें कॉपर सल्फाइड का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि सल्फाइड ओर है। जब भी सल्फाइड ओर होगा तो उसको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रोस्टिंग करना पड़ेगा। और जब रोस्टिंग करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब फिर कॉपर ऑक्साइड को लेकर इसका रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन में यहाँ पे कुछ और ना लेकर एक ये ऊपर वाले रिएक्शन से हमने ले लिया फ्रॉम एबव, और एक प्योर कॉपर सल्फाइड लेते हैं। ये तो ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये अनऑक्सीडाइज अलग से हमने लिया है। क्यों लिया है ऑक्सीडाइज, यही ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉपर अमाउंट बन सके यहाँ पे। तो कॉपर बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। तो या तो एल्युमिनियम, कॉपर, इन्हीं सबका एग्जाम में जनरली आता भी है। तो इस तरह से इस प्रोसेस में हमने पहले क्या किया, रोस्टिंग किया, उसके बाद इसका रिडक्शन कर दिया, तो कॉपर का ओर से उसका एक्सट्रैक्शन हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसका रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का मतलब क्या हुआ, मेटल को रिफाइन करना, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में चेंज करना। तो रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे मोस्ट सुटेबल हमारे लिए होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जैसे कि हम लोग शुरू में फर्स्ट इसके पार्ट में भी देख चुके हैं, 8th पार्ट, यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जैसे अगर हम कॉपर की लेकर बात करें, कॉपर का बात करें अगर रिफाइनिंग का, तो रिफाइनिंग में क्या होता है, इसका मोल्टेन स्टेट में लेकर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसके बाद वो प्योर मेटल में चेंज हो जाता है। तो सिंपली ये आसानी से रिफाइनिंग हो जाता है। और जो 3 स्टेप्स थे, पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स मेटल, और तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये सारे प्रोसेस में, ये तो हमने पहले बता दिया, ये लगभग सबका वही होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये सेकेंड स्टेप तीनों के लिए अलग अलग हो रहा था, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए भी अलग, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए भी अलग, और लेस रिएक्टिव मेटल। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में हमने देखा 2 तरह से, अगर सल्फाइड ओर है तो क्या करेंगे, और कार्बोनेट ओर है तो क्या करेंगे। यानी अगर इस पूरे प्रोसेस का, यानी जो 3rd पार्ट है इस चैप्टर का, उसका अगर एक फ्लो चार्ट बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। हमने क्या किया कि मेटल है वो 3 फॉर्म में डिवाइड हो गया। पहला हाईली रिएक्टिव मेटल्स,
दूसरा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और तीसरा लेस रिएक्टिव मेटल्स। तीनों में पहला स्टेप कॉमन है, वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। पहले सब में ये स्टेप किया। फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये थे। अगर ये हैं तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था? पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर ऑफ ऑक्साइड और क्लोराइड या ऑक्साइड ओर का किया, तो क्या हुआ? इम्प्योर मेटल मिल गया हमें। और फिर जब इम्प्योर मेटल मिल गया तो उसका रिफाइनिंग कर दिया तो प्योर मेटल मिल गया। अगर ये फ्लो चार्ट आपको याद हो गया ना, तो ये जो 3 वीडियो हमने देखा है वो बस इसी पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में 2 तरह से होते हैं, एक कार्बोनेट और एक सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर है तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे? कैल्सिनेशन, तो ये क्या होगा? ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। फिर जब ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे? रिडक्शन। किसके साथ? रिएक्शन विद कार्बन, एल्युमिनियम, इन सब के साथ रिडक्शन कर लेंगे तो इम्प्योर मेटल मिल जाएगा। फिर उसका रिफाइनिंग कर लेंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। उसी तरह से सल्फाइड हो रहा है तो क्या करेंगे? रोस्टिंग यानी इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, और कैल्सिनेशन यानी इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे। यहाँ पे भी ऑक्साइड में चेंज होगा। फिर ऑक्साइड में चेंज होने के बाद इसका भी रिडक्शन करेंगे विद कार्बन और एल्युमिनियम, तो ये इम्प्योर मेटल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसका भी रिफाइनिंग कर देंगे तो प्योर मेटल में चेंज हो जाएगा। तीसरा जो लेस रिएक्टिव मेटल है, ये भी 2 तरह से हो सकते हैं, या तो सल्फाइड ओर या ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड सल्फाइड है तो पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, किसके थ्रू? रोस्टिंग के थ्रू, और इसके बाद इसको क्या करेंगे? हीट कर देंगे सिंपली, तो ये इम्प्योर मेटल में चेंज हो जाएगा। और इम्प्योर मेटल में चेंज हुआ तो फिर क्या कर लेंगे? रिफाइनिंग कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्योर मेटल्स। तो ये सारे प्रोसेस थे जिससे हम लोग पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देखे थे। यानी पूरा यही क्या है हमारा? मेटलर्जी, एलर्जी नहीं, मेटलर्जी, एलर्जी हो गया। ये पूरा मेटलर्जी था जिसमें हमने देखा पूरा इसको डिटेल में। अब इसी चैप्टर में थोड़ा सा आपको फिर से कोरोजन ऑफ मेटल्स दिया है, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो फिर से उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक और टर्म से इसमें इन्वॉल्व होगा एलॉय। एलॉय हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से बताया दें तो एलॉय क्या है? एलॉय क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल्स को मिलाकर डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बनाया जाता है या मटेरियल बनाया जाता है। कई बार नॉन मेटल्स को भी मिलाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को बदलने के लिए, ताकि उस पर रोस्ट कोरोजन ना हो, रस्टिंग ना हो इन सब का, या फिर और हार्डर सब्सटेंस बनाने के लिए मेटल्स को मिला दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एलॉय। और ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ नहीं आता है। सोल्डर वोल्डर्स का कुछ एलॉय का कंस्टिट्यूएंट आप याद कर लीजिएगा कि किन किन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर ये बने होते हैं, फिर आपके लिए ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि हेटेरोजीनियस? तो एलॉय क्या होता है? एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसमें से हम लोग मेटल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे ये कापर है, यहाँ पे टीन है,
ऐसे नहीं पता चलता है। पिछले बोर्ड एग्जाम में सोल्डर का पूछा था कंस्टिट्यूएंट कि सोल्डर किनसे मिलकर बना होता है। तो सोल्डर किससे मिलकर बना होता है? लेड और टीन से। लेड भी 50% होता है और टीन भी 50% होता है। अमलगम कई बार पूछा जाता है, अगर जिंक अमलगम कर रहा है तो जिंक और मरकरी होगा, यानी अमलगम का मतलब हुआ कि इसमें एक तो मरकरी होगा, बाकी दूसरा कोई अदर मेटल। अगर जिंक अमलगम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा, यानी जिस भी मेटल का अमलगम करेगा तो उसमें मरकरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से ब्रॉन्ज का पूछता है कि ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है। तो ब्रॉन्ज में कापर और टीन होता है, जिसमें कापर 90% और टीन जो होता है वो 10% होता है। ब्रास का पूछता है, ब्रास में कौन कौन सा होता है। तो कापर और जिंक होता है। ब्रास में कापर 80% तो जिंक 20% होता है। तो इन कंस्टिट्यूएंट्स को, इन सब एलॉयज के कंस्टिट्यूएंट्स को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी पूछा है, सोल्डर का पूछा है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट यानी लेक्चर पार्ट समाप्त हो गया। अब हमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है, तो उसका इंतजार करिए। पहले अभी हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर्स जो होंगे वो एकदम अच्छे से तैयार हो जाएंगे, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया हो अगर तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर लीजिएगा भाई, हर बार बोलना ना पड़े। जय हिंद।